अब इसमें कुछ बच्चों ने कल मुझे सवाल किए थे, यानी कुछ बच्चों ने मुझे सवाल पूछे थे, तो उनका मैंने कुछ को तो मैंने कह दिया था कि ये क्वेश्चन क्लास में पूछ लीजिएगा, और कुछ को मैंने रिप्लाई नहीं किया था। तो जितने बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे वो मेरे से आप पूछ लें। उसकी वजह है कि उनको मैंने एक्सप्लेन करना था डायग्राम पे, तो डायग्राम के बगैर मैं व्हाट्सएप पे आपको नहीं समझा सकता था। तो इसलिए जितने बच्चों ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछे थे वो अब दोबारा पूछ लें। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे सामने डायग्राम भी है। जी बेटा, कर दिए ज्वाइन। अच्छा, MC AC ABC वाली डायग्राम, ओके, कर दिए बास आपको कर दिया ऐड बेटा। ओके, एक तो ये वाला क्वेश्चन था और था AC और ABC MC को लोएस्ट पॉइंट पे मुशारिब का। ओके, ये दो सवालों के आंसर करता हूँ। तो और किसी ने सवाल पूछा है? ओके, रिलेशन बिटवीन बुक से कितने, ओके ठीक हो गया। तीन सवाल हैं बच्चों के जो मुझे कल इन्होंने किए थे, दोबारा मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। MCQs उमर मैं आपको कर दूंगा बेटा। हाँ, ये कैसा क्यों होता है एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा क्यों होता है, यानी आपस में इंटरसेक्शन इनकी जो है वो, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, बस एक मिनट, ये बच्चे जो हैं इनको कर लें एंटर। जी ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब पहले तो मैं सवालों का जवाब दे दूं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और जो एवीसी है, ये यू शेप होते हैं। पहले तो एक बच्चे ने ये सवाल पूछा, यू शेप होने की वजह क्या होती है। अब जरा बुक से मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने ये भी कहा सर बुक से भी बता दें कि हमने कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। तो वो बेटा देख लें, सारी चीजें इकट्ठी ही बताने लगा हूँ, क्योंकि ज्यादातर मसला इस डायग्राम का है, जो ये वाली डायग्राम है, ये वाली रिलेशन बिटवीन कॉस्ट कर्व्स क्या होती हैं। तीन चीजें हैं। अब इसमें पहले नंबर पे तो मैं ये बता दूं, ये यू शेप क्यों होती हैं, ये यू शेप क्यों होती हैं, उसके वाले से हम डिस्कस करते हैं कि यू शेप होने की वजह क्या होती है। यू शेप होने की वजह क्या होती है, इसके लिए मैंने दो बातें आपको एक्सप्लेन की थी। पहली बात मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और जो आपका एवरेज कॉस्ट है, ये दोनों कर्वें यू शेप होती हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका डाउनवर्ड प्रेशर खत्म हो जाता है, यानी उसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से बाकी कर्व्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से बाकी कर्व्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। आप ये देखें, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट बी। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम ये है ना, पहले ये देखें डिक्रीज हो रही थी कॉस्ट, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट था। इसी तरह एबीसी का मिनिमम ये है, उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को
और एवरेज कॉस्ट को हमेशा मार्जिनल कॉस्ट वहां पे कट करती है जो इन दोनों का मिनिमम होता है, जो इन दोनों का मिनिमम है। ऐसा क्यों है, अब सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों है, इसके मिनिमम पे क्यों कट करती है? उसकी वजह ये होती है कि एमसी भी तो पहले डिक्रीज हो रही थी ना, एमसी डिक्रीज होते होते इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब एमसी इंक्रीज कब हुई, ये देखें इस तरह मैं लाइन लगा दूं, एमसी इंक्रीज कब हुई, जैसे ही एमसी इंक्रीज हुई उसकी वजह क्या थी, एएफसी डिक्रीज होना खत्म हो गया। पहले वो डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते 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 अब उसने डिक्रीज होना बंद कर दिया, अब वो सीधा पैरेलल जा रहा है, अब वो डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इस तरह पैरेलल चलता जाएगा। इस वजह से जैसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होना बंद हो जाती है तो आपकी सारी कॉस्टें इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, यू शेप बन जाती है। इसकी मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर एक एकेडमी है, उस एकेडमी का जो किराया है वो तकरीबन 5,000 है, एक एकेडमी का किराया जो है वो 5,000 है, और वहां पर इस वक्त 3-4 बच्चे ये चले 5 बच्चे आ जाते हैं, हर बच्चे की फीस 1,000 है। पहला बच्चा जब आएगा तो किराया अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा ओनर को, 4,000, क्योंकि उसका टोटल रेंट कितना है 5,000। फिर अगर 2 बच्चे आ गए फिर कितना किराया देना पड़ेगा अपनी जेब से, 3,000, 4, 5, 5 बच्चे आएंगे ना जिनकी कॉस्ट, जिनकी सैलरी वो जिनकी जो फीस है 1,000 है, इसका मतलब है उसकी फिक्स कॉस्ट पूरी हो गई, फिक्स कॉस्ट उसकी पूरी हो गई। अब जब उसकी फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाएगी, जो छठा बच्चा आएगा, जो 6th एडमिशन होगा, उसने रेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। इसका मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट अब उसकी पूरी हो गई है। जब उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाती है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट फिर पैरेलल हो जाती है। अब जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी, तो आउटपुट बढ़ने के साथ फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही बल्कि फिक्स कॉस्ट सेम है। इसी तरह हमारे घर में पंखों का, उसका लाइट का, बिजली का बिल एक लाइन रेंट फिक्स होता है, वो फिक्स लाइन रेंट होता ही होता है। पीटीसीएल की बात करें वो फिक्स लाइन रेंट होता ही होता है। जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं ना, जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज एक वक्त के बाद पूरी हो जाती है, फिर बाकी सारी कॉस्टों पर बर्डन आ जाता है, फिर सारी बाकी कॉस्टों पर बर्डन आ जाता है, क्योंकि पहले सारी चीजें शेयर कर रही होती हैं आपस में। लेकिन जब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होना खत्म हो गई, इसका मतलब है अब बर्डन एवरेज फिक्स कॉस्ट पे नहीं आएगा, अब बाकी बर्डन चला जाएगा एवरेज कॉस्ट पर और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर। इस वजह से एसी और एबीसी फिर बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये वो लॉजिक था कि जब एवरेज फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट हो जाता है, डिक्रीज होना बंद हो जाता है, तो एमसी कर्व यू शेप हो जाता है। एमसी यू शेप होगा तो वो एसी और एबीसी को भी यू शेप कर देगा, और एमसी हमेशा एसी और एबीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ये जितनी भी बातें मैंने की हैं ये अपनी तरफ से नहीं की, ये सारी ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे वो पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिक्स का मतलब यही होता है सारी वैल्यू सेम। बिलाल, हाँ जी, इन पॉइंट्स को याद करना है। ये सारी बातें ना पहले मैंने जुबानी बता दी थी, तो इसलिए मैंने टिक करवा दी है कि ये जुबानी नहीं करनी, बेसिकली ये लिखी हुई है बातें जो मैंने अपनी तरफ से कही हैं। ये देखें, ए सी और ए बी सी आर पाइस्ड टू द मिनिमम पॉइंट, ये कहाँ पे टच करेंगे, उसके हमेशा मिनिमम पे टच करेंगे। लास्ट पॉइंट डिजर्व ग्रेटर डिस्कशन, तो ये सारी लास्ट पॉइंट की डिस्कशन है कि ए बी सी क्यों यू शेप हो जाते हैं, तो इसका व्यू भी ये भी कह सकते हैं, रीजंस ऑफ यू शेप। ठीक है, ये भी बहरहाल आप कह सकते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया बेटा? सारे पॉइंट सेम हैं तो एवरेज निकालने की क्या जरूरत है? बेसिकली हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्टिंग करनी होती है। तो कॉस्टिंग में सिर्फ टोटल पॉइंट इस्तेमाल नहीं होते, उसमें एवरेज पॉइंट भी इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से हम एवरेज निकालते हैं। एमसी का पॉइंट बुक पे जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन कर दें। अशर अब्दुल रहमान, कौन सा बेटा पॉइंट? स्क्रीनशॉट नहीं भेज देते मुझे ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा पॉइंट? एमसी का पॉइंट बुक में कौन सा, जो डेफिनेशन है उसकी, ये वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट।
अच्छा ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये पूछा है आपने, बेटा देख लें, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहता है द मार्जिनल कॉस्ट इज की अंडरस्टैंडिंग हाउ मच अ फर्म विल वांट टू प्रोड्यूस एंड देयरफॉर सप्लाई टू मार्केट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इस वक्त फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है। बाय आइसोलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड दे कैन एक्यूरेटली असेस द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट। इसको यूं समझ लें, एक लेबर को हम सैलरी दे रहे हैं 100 रुपया, 2 लेबर को हम सैलरी दे रहे हैं 200, 3 लेबर को सैलरी दे रहे हैं 350। तो इसका मतलब है जो थर्ड लेबर लगी, तीसरे मजदूर ने कितनी सैलरी ली है, तीसरे मजदूर ने कितनी सैलरी ली है, इसने सैलरी ली है 100, इसने सैलरी ली है 150। तो हमें ये पता चल जाएगा यार ये लेबर महंगा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आइसोलेट का मतलब है अगर हम अलग से मार्जिनल कॉस्ट देखना चाहते हैं कि ये लेबर कितने का पड़ रहा है हमें, ये कॉस्ट हमें कितने की पड़ रही है, तो हम उसके लिए फिर मार्जिनल कॉस्ट को आइसोलेट करते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो आखिरी लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है बेटा, चलें अब मजीद और भी क्वेश्चन उम्मीद है किसी का नहीं है, तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको ग्रुप में ना कुछ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट मैं बस शेयर करता हूँ। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा सर ये बता दें, किसने पूछा है, मुजम्मिल। ये बेटा मुजम्मिल देख लें क्योंकि वही स्क्रीनशॉट ओपन किया हुआ है, तो ये देख लें इसका मतलब क्या है, यानी बुक से आपने पूछा है कि इसका मतलब बता दें। तो ये मैं 1 मिनट, आपको स्क्रीन स्टक हुई है थोड़ी सी। ये बारी बारी इनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एनी एवरेज कॉस्ट कर्व, ये पहले इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। एनी एवरेज कॉस्ट कर्व विल कंटिन्यू टू डिक्रीज, एम सी इज लेस देन ए सी। आपको वो कहता है जैसे जैसे ही आपकी कर्व में डिक्रीज होगा तो एम सी पहले डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आपके कर्व में डिक्रीज होगा तो एम सी पहले, बेसिकली एम सी का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट चेंज। एमसी का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट चेंज, ठीक है। और एसी का मतलब क्या होता है, एवरेज चेंज। तो एवरेज में चेंज देर से आता है और मार्जिनल में चेंज जल्दी आता है, इसलिए वो कहता है अगर डिक्रीज की बात करेंगे तो एमसी जल्दी डिक्रीज होगा एवरेज कॉस्ट के मुकाबले में। इसी तरह अगर एवरेज कॉस्ट के इंक्रीज की बात करेंगे
तो मार्जिनल कॉस्ट पहले इंक्रीज हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जल्दी डिक्रीज होता है, जल्दी ही इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखें, वंस द एमसी बिकम बिगर देन एसी, ईच एडिशनल यूनिट विल ऐड कॉस्ट विच इज ग्रेटर द एवरेज इंक्रीजिंग कॉस्ट। जैसे ही कॉस्ट कम हो रही है, जैसे ही कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट फटाफट पहले डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल में एक यूनिट की तब्दीली है, एवरेज में ओवरऑल तब्दीली है। आप यूं कह लें, अगर मुझे पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा करना है तो मुझे हर बच्चे को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर एक बच्चे को पास करवाना है उसको मुझे कम टाइम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एवरेज में रिजल्ट देर से शो होता है, मार्जिनल में रिजल्ट जल्दी शो होता है। अब यही बात मैं डायग्राम से बताने लगा हूं कि ये उसने डायग्राम बनाई थी जिसमें देखिए एमसी और एसी क्या था। अगर डिक्रीज होने की बात करें तो एमसी जल्दी से डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह अगर इंक्रीज होने की बात करें तो एमसी जल्दी से इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसके मुकाबले में कंपेयर करें आप एवरेज कॉस्ट को, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट उससे पहले डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे पहले इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर चेंज शो करता है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ये दो लाइनों का ये मतलब था, ठीक है। और वो यही कहता है द प्रिंसिपल इज द सेम एबीसी आल्सो। यही रूल एबीसी पर भी अप्लाई होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर भी यही रूल अप्लाई होता है कि वो मिनिमम पॉइंट पे कट करके क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। बुक से सिर्फ डायग्राम और ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं बस, बुक से सिर्फ ये वाले पॉइंट्स और ये डायग्राम लिखनी है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ये जो मैंने नोट्स आप लोगों से शेयर किए हैं, जो मैंने नोट्स आप लोगों से शेयर किए हैं, यही मैं व्हाट्सएप पे भी ओपन कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर पहले एक दफ़ा स्केच बता दूँ, ये ज़रा यहाँ पर एक स्केच समझ लें। आप लोगों ने जो कल तक का काम किया था सारा एक दफ़ा रिवाइज, मैंने एक स्केच सा बनाया था, उसी में एक चीज़ का मैं इजाफा करने लगा हूँ। ये आप लोगों ने कल सारा स्केच बनाया था, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट के कितने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट का। अब ये सारा काम हमने किसके हवाले से किया है, ये सारा काम हमने किसके हवाले से किया है, शॉर्ट रन। अभी सिर्फ शॉर्ट रन पड़ा है, ये देखे ना, ये शॉर्ट रन कर्व्स हैं, ठीक है। अभी हमने शॉर्ट रन के ही बात करनी है, लॉन्ग रन पे बाद में जाएंगे। तो शॉर्ट रन में देख लें, शॉर्ट रन के कुछ रूल्स होते हैं, शॉर्ट रन में कुछ लॉज होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। कौन कौन से, वो जरा समझ लें, वो कौन कौन से होते हैं। ये तीन चीजें हैं बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कॉस्ट और लॉज ऑफ रिटर्न। ये तीन हमने शॉर्ट रन के कर्व्स, शॉर्ट रन के कवानीन डिस्कस करने हैं बारी बारी। दो के मैंने नोट्स सेंड कर दिए हैं, इसके नोट्स भेज दिए हैं, इसके नोट्स भेज दिए हैं। तो बेसिकली ये उसी से बिलोंग करता है, ये उसी से बिलोंग करता है। तो बहरहाल अभी ये देख लें कि शॉर्ट रन लॉज हम पढ़ने लगे हैं, शॉर्ट रन के कितने कवानीन हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है बेटा। वापस आते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम, वो सॉरी नोट्स दिए हैं, वो मैं एक मिनट ज़रा ऑन कर लूँ स्क्रीन पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में उसने दो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं बेटा अभी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वो कहता है एज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज। ओहो, इसमें लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट ठहरे फिर।
करती जाएगी। ठीक है, तो मैं मीटिंग में लीव करने लगा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो शेयर हो नहीं रहा डॉक्यूमेंट, बेसिकली मेरे पास स्क्रीन स्ट्रक हुई है, तो आप ये मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं यहाँ से लीव करने लगा हूँ, दोबारा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे वैसे क्या फर्क पड़ेगा, विद अदर रिमेनिंग फिक्स फैक्टर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिक्लाइन। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस फैक्टर की वो डिक्लाइन करती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एक इनपुट में इजाफा करते जाएंगे वैसे वैसे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करती जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डेफिनेशन यहां से समझ लें, जैसे जैसे हमारी लेबर में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे हमारी लेबर में इजाफा हो रहा है, अब उस इजाफे के साथ क्या होगा, स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा बेटा, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ। चले ठीक है, बहरहाल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो ठीक है, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो अच्छी बात है। लेबर में इंक्रीज होगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आपने कहा था लेबर में इजाफा होगा, ये शॉर्ट रन मॉडल है, तो शॉर्ट रन मॉडल में दूसरा वेरिएबल क्या होता है, साइलेंट। लेबर में इजाफा होगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में कोई इजाफा नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होगा तो आपके मार्जिनल प्रोडक्ट में तीन फेजेस आएंगे। पहले स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा होगा, दूसरी फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, तीसरी फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डेफिनेशन को देखें जरा, ये डेफिनेशन के साथ ये रिलेशन प्रूव होता है। चलिए, तो ये बेटा दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। पहले नंबर पे तो एक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है, टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर डिक्रीज करेगी। इसी बात को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस डायग्राम के साथ। ये जो टेबल बना हुआ है कि जैसे जैसे आपने लैंड को, बेसिकली दो चीजें थी ना, लैंड है और लेबर है। अब लेबर को देखो, लेबर में इजाफा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे जैसे हम आ रहे हैं वैसे वैसे लेबर में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बॉयज वाले ग्रुप में आवाज नहीं आ रही बेटा, यानी आधे बच्चों को आवाज आ रही है, आधे बच्चों को आवाज नहीं आ रही। बहरहाल ठीक है, आप वो ठीक हो जाना चाहिए, वो 1 मिनट के लिए सिर्फ मैंने म्यूट किया था, तो
1 मिनट के लिए मैंने म्यूट किया था, वो अब ठीक हो गया, इसका ज्वाइन नहीं हो रहा, देख ले इसको जरा क्या कहता है ये। अच्छा, अब लैंड के वाले से अगर हम बात करते हैं तो लैंड में क्या होगा, बेसिकली कोई एक फैक्टर फिक्स करना है, आपकी मर्जी है, कैपिटल को फिक्स कर दें, लैंड को फिक्स कर दें, या किसी भी एक वेरिएबल को स्किप कर दें, ये फिक्स कर दें, दूसरे वेरिएबल में इजाफा होगा। अब दूसरे वेरिएबल में इजाफे का मतलब क्या है, लेबर में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे लेबर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लेबर बढ़ती जा रही है, तो लेबर के बढ़ने से क्या होगा, आपकी टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है, 5 हो गई है, 5 से फिर देखें 5 to 15, 15 to 30, 30 to 40, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही होता है ना फैक्ट्री में, आप लेबर बढ़ाते जाएं, फैक्ट्री में लेबर बढ़ाते जाएं, तो फैक्ट्री में लेबर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, बढ़ते बढ़ते आपके पास प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होता जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट के 3 फेजेस आएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट के 3 फेजेस आएंगे। देखिए पहले इजाफा हो रहा है, मार्जिनल में पहले इजाफा हो रहा है, उसके बाद फिर देखें कमी होना शुरू हो गई है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये स्टेज 2 है। जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेज 1 है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव हो गई है तो ये स्टेज 3 है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब इसी स्टेजेस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये लेबर बढ़ेगा किसी भी दूसरे फैक्टर के साथ, कि दूसरा फैक्टर कांस्टेंट होगा, लेबर बढ़ने के साथ कैपिटल कांस्टेंट है, तो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होगा। अब टोटल प्रोडक्ट में इजाफे की वजह क्या बनेगी, कि पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। आप इसकी यूँ एग्जाम्पल ले लें, जैसे नॉर्मल रूटीन में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, जितने भी आपके ये जो समोसे पकोड़े वाली शॉप्स हैं, रमज़ान के दिनों में इसमें रश ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह फ्रूट्स में भी ऐसे ही होता है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप अफ्तारी का टाइम करीब आता है, रश ज़्यादा हो जाता है, तो लेबर बढ़ाने पड़ते हैं। जो आम रूटीन में उन्होंने लेबर रखी होती है उसको इंक्रीज करना पड़ता है, पहले 2 मजदूर थे, अब 3 रखने पड़ते हैं, 4 रखने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेबर बढ़ाते बढ़ाते आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता जाता है। फिर एक वक्त आता है कि रमज़ान गुजर जाता है, रमज़ान गुजरने के बाद वही लेबर फालतू हो जाती है, वही लेबर रमज़ान के बाद फालतू हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, तो करते कराते आप कहते हैं, करते कराते आप उसको कहते हैं कि ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसी को कहते हैं 3 स्टेजेस डायग्राम। ये वाली आ गई स्टेज 1, ये वाली आ गई स्टेज 2, ये वाली आ गई स्टेज 3। अब ये 3 स्टेजेस डायग्राम है। इस डेफिनेशन में, और सॉरी इस टेबल में कोई मसला है तो पूछें, इस टेबल में कोई मसला है तो पूछें, इस टेबल के हवाले से अगर कोई परेशानी है तो बताएं। किसी को नहीं समझ लगी, क्योंकि इसकी बेस पर हमने बाकी 2 कवानीन करने हैं, इसकी बेस पर हम लोगों ने 2 कवानीन को डिस्कस करना है, ठीक है, याद रहेगी बात। बुक में कहाँ पर है, बुक का भी छोड़ो, अभी मैं बात पहले ये कंप्लीट करवा लूँ, फिर एक दफ़ा बताता हूँ बुक में ये कहाँ पर है। बुक में अगर ये ठीक लिखा होता तो मुझे नोट्स देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बुक में ठीक नहीं लिखा हुआ, इसलिए तो नोट्स दिए आपको बेटा। फोर में भी डिक्रीज कर रहा है, जब भी डिक्रीज हो जाएगा, जब भी एमपी आपका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वहां पर देखो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज कर रही है ना, दोनों शर्तें पूरी हो रही है ना, टोटल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। खैर अभी चलते हैं डायग्राम पर, मजीद इसको क्लियर करते हैं। नहीं, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, या लेबर को बढ़ा दो या कैपिटल को बढ़ा दो, क्योंकि 2 ही तो टेक्नोलॉजी होती हैं, या तो मशीनरी के जरिए कारोबार में इजाफा करो या लेबर के जरिए कारोबार में इजाफा करो, ठीक हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बेटा लास्ट यूनिट बेनिफिट। आपको क्या फायदा होगा अगर आप एक लेबर बढ़ाएंगे, उस लेबर का कितना बेनिफिट होगा, इसको आप कह सकते हैं एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन। एक बच्चे ने रिप्लाई किया एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन, एक मजदूर से कितना फायदा होता है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। 10 मजदूर लगे हुए हैं, तो 10 मजदूरों में से किस मजदूर का जो फायदा सबसे ज्यादा है, इसको हम कहते हैं ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। एक मजदूर का फायदा मार्जिनल है,
सारों का फायदा टोटल है। हाँ, टोटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो रही है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है तो फिर हम ये कहेंगे स्टेज 3 है। अरीबा भी इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। हाँ, वो फोर्थ वाला पॉइंट थोड़ा सा तंग करेगा आपको, वो डायग्राम पे जाएंगे तो क्लियर होगा। वो डायग्राम पे जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको बेटा। देखें यहाँ पर, अब जैसे जैसे हमने लेबर में इजाफा करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेबर में इजाफा करते जा रहे हैं तो लेबर में इजाफा करते करते आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। लेबर में जैसे जैसे इजाफा करते जा रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज कर रहा है, ये सारा जो है वो इंक्रीज है, इसको हम कहते हैं स्टेज 1। अच्छा, एक दूसरे है नेक्स्ट में ये वाला फेज, इसको कहते हैं स्टेज 2, जहां पर आपका ये पॉइंट होता है, ये आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट, ओहो, टोटल प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा। टोटल प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा, कहां पर मैक्सिमम होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाए। टोटल प्रोडक्ट उस वक्त मैक्सिमम होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट उस वक्त आपका जीरो हो जाए, ये पहली शर्त है। और ये कहां पर होगा? जब आपका स्टेज 3 शुरू होगी। अच्छा, स्टेज 1 फिर कहां पे शुरू होगी? यहां पर एक बात याद रखनी है, जहां पे टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट कह रहा हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है मुनाफा, रेवेन्यू। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो ये स्टेज 1 है। यहां पर स्टेज 1 एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब आपका एमपी 0 हो जाए यहां पर स्टेज 2 खत्म हो जाती है। ठीक है, और स्टेज 3 कहां पर होती है? जब एमपी आपका नेगेटिव हो जाए, तो इसको कहते हैं ये स्टेज 3 है। तीन बातें हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? याद रहेगी बात। अब जरा देखें डायग्राम के हिसाब से, देखें टेबल, स्टेज 1, स्टेज 2। मैं भी ये काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने भी स्टेजेस के हिसाब से ही लिखना है। जी बेटा ठीक कह रहे हैं, स्टेजेस के हिसाब से ही आपने लिखना है। हाँ बेटा, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पर और हिसाब होता है। ये प्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन में और हिसाब होता है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज भी हो सकता है। इस वजह से ये और चीज है, और मार्जिनल यूटिलिटी और चीज, ये प्रोड्यूसर के वाले से पढ़े हैं ना। हाँ जी, स्टेजेस बेटा आपने मेंशन करनी है, बिल्कुल करनी है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसी को उसने अल्फाज की शक्ल में नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। अब ये देखें, मैंने कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं बनाई, सादी सादी बातें की हैं और बुलेट्स में 2 लाइनों में बात खत्म कर दी है कि जहां पर एमपी और एपी बराबर हो गया, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसका मतलब है इन फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द इनपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ग्रेटर है। इसका मतलब है यहाँ पर कंपैरिजन होता है। अक्सर बच्चे मुझे कह रहे थे सर ये देखें 4 पॉइंट पर वो डिक्रीजिंग है, तो बेसिकली हम स्टेज 1 खत्म कब करते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट इकट्ठे देखने होते हैं आपने। एमपी एपी के बराबर है, स्टेज 1 उस वक्त खत्म होती है। अब एमपी एपी के बराबर कब होता है? 0.4 पे होता है। इस वजह से 0.4 को स्टेज 1 में शामिल किया गया। इस वजह से 0.4 को स्टेज 1 में शामिल किया गया, वरना ना करते। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? याद रहेगी बात। या आप ये कर लें, चलें आसानी के लिए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ऊपर बना लें। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन इधर बना लें। लेकिन फिर वहां पर एपी और एमपी बराबर नहीं होंगे, इस वजह से मुझे एपी और एमपी को बराबर करने के लिए डॉटेड लाइन पॉइंट नंबर 4 पे बनानी पड़ी है, यानी इधर बनानी पड़ी है। पॉइंट क्लियर हुआ? जिस बच्चे ने सवाल किया था कि सर 4 पे डिक्रीजिंग है, तो मैं शर्त हमने क्या बताई है कि स्टेज 1 में हमेशा एपी और एमपी
ये एपी है, एमपी, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। इससे पहले एपी और एमपी यानी एपी ग्रेटर है, टेबल से देख लें, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे था, मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यानी एमपी की वैल्यू ग्रेटर होगी एपी से, एमपी की वैल्यू ग्रेटर होगी। यहां पर दोनों बराबर होंगे और यहां पर इस पॉइंट के बाद ये लेस होगा। ये देख लें, अब पॉइंट क्लियर हुआ कि एमपी एपी के बराबर होगा तो स्टेज 1 खत्म हो जाएगी। इससे पहले हमेशा एमपी ग्रेटर होगा और उसके बाद हमेशा एमपी जो है वो लेस देन होगा एपी। तो ये पॉइंट आपको पता बताते हैं कि ये स्टेज 1 कहाँ से शुरू होनी है, स्टेज 1 कहाँ पे खत्म होनी है। आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको मेंशन करनी है, ठीक है। जी बेटा, आपने ये देखा, अभी तो मैंने बताया कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है वक्त के लिहाज से। मुझे एक बात बताएं, कोई भी कारोबार की एग्जांपल ले लें, आप अपने गली मोहल्ले में कोई भी बच्चा ले लें, कोई भी कारोबारी बंदा ले लें, उसकी हमेशा एक पीक पर आके प्रोडक्शन कम होती जरूर है। आप देख लें, अच्छे भले कारोबार चल रहे थे, कोविड की वजह से आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, तो जितने लगी हुई लेबर थी वो भी निकालनी पड़ी। तो हर कारोबार में एक टाइम पीरियड ऐसा जरूर आता है कि जैसे जैसे लेबर में इजाफा करते जाएं, इजाफा करते जाएं। चलें सारी बातें छोड़ें, मैं स्कैंस की बात करता हूँ। कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट के 3 से 4 ट्यूटर होते हैं एक वक्त में, लेकिन जब कोविड आया था, पहले जरूरत थी बच्चे और आगे, हमने कोर्स सेक्शन बना दिया, दूसरा टीचर हायर कर लिया, तीसरा भी हायर कर लिया, चौथा भी हायर कर लिया, लेकिन हुआ क्या, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, जितनी एग्जिस्टिंग लेबर थी वो सारी फालतू हो गई, फारग हो गई, वेस्टिंग फैकल्टी सारी फारग हो गई, सिर्फ परमानेंट फैकल्टी चल रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका कोई भी कारोबार है, एक वक्त में पीक आता है तो उसके में डिक्लाइन भी जरूर आता है। ये ट्रेड साइकिल है, ये फैक्ट है कि जब भी किसी शख्स का पीक टाइम आता है उसके बाद उसका डिक्लाइन भी आता है। इसी तरह किसी कारोबार का पीक आता है तो उसका डिक्लाइन भी आता है, इसी को तो ट्रेड साइकिल कहते हैं। फिर पीक आएगा, फिर डिक्लाइन आएगा, फिर पीक आएगा, फिर डिक्लाइन आएगा। तो यही तो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि स्टेज 1 उस वक्त होती है जहां पर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, स्टेज 2 उस वक्त होती है जब आपका एमपी और एपी बराबर हो जाता है, और फिर डिक्रीजिंग हो जाए तो स्टेज 3 शुरू हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। एमपी ग्रेटर नहीं है, एमपी का कंपैरिजन कर रहे हैं एपी के साथ। एमपी एवरेज प्रोडक्शन के लिहाज से ग्रेटर है, इसलिए तो देखिए मैंने लिखा हुआ है एमपी ग्रेटर है एपी के हिसाब से, अदरवाइज तो एमपी डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एमपी को देखें तो वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं एमपी का एपी के साथ। एमपी और एपी इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसके हिसाब से स्टेज 2 डिसाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। आप जरा देखें, इसको ओवरव्यू करते हैं, माइंड अप करते हैं। डेफिनेशन पढ़ ली, दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लें। दूसरी डेफिनेशन बुक वाली मैंने लिखी हुई है। व्हेन द वेरिएबल यूनिट ऑफ वन फैक्टर आर यूज्ड, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन अप टू सम लिमिट, बट आफ्टर दैट लिमिट रिटर्न डिमिनिश। उसके बाद रिटर्न क्या हो जाते हैं, वो फिर डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाते हैं। याद रहेगी बात, याद रहेगी बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्स एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन नहीं है, एक्स एक्सिस पर यूनिट्स हैं, लेबर है। एक्स एक्सिस पर लेबर है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन है। ठीक हो गया बेटा, ओके। वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन है, जी जी, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन नहीं, तीनों। वाई एक्सिस पर तीनों है, टोटल प्रोडक्शन भी है, एवरेज प्रोडक्शन भी है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी है, इसलिए वर्ड यूज किया हुआ है प्रोडक्शन, तीनों ही है उसके अंदर। ठीक है, स्टेजेस भी पता चल गई हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सेकंड स्टेज की स्टोरी भी पढ़ लें, तो अगर पेपर में आता है तो इतना लिखना है आपने, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम और स्टेजेस। अगर फर्स्ट करोगे 3 नंबर का सवाल आता है, फिर क्या करोगे, सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे और डायग्राम बनाओगे बस। तो अगर 3 नंबर का सवाल आता है मैंने तब भी बता दिया, अगर ये 6 से 7 नंबर का सवाल आता है मैंने तब भी बता दिया। याद रहेगी बात, यहां तक कोई मसला है तो पूछें। अब मैंने एक और नोट्स भी आपको शेयर किए हैं, मैंने एक और नोट्स भी आपको शेयर किए हैं,
कॉस्ट वाले, याद है ना, दो शेयर किए हैं मैंने। अब जरा कॉस्ट वाले देखें, वो भी मैंने नीचे ही डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर लिया है। डॉक्यूमेंट क्या होता है इसमें कॉस्ट, लॉ ऑफ कॉस्ट क्या होती है? लॉ ऑफ कॉस्ट में जरा देख लें, ये डॉक्यूमेंट को जरा ध्यान से देखना है आपने। लॉ ऑफ कॉस्ट में, अच्छा इसमें पहले तो हम डायग्राम पढ़ते हैं, क्योंकि डायग्राम से पहले भी आपको समझ आ गई थी, तो इसलिए मुझे लगता है डायग्राम समझा के ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मार्जिनल कॉस्ट, हम लोगों ने एक ही कर्व बना लिया MC, इसको कह दिया स्टेज 1, इसको कह दिया स्टेज 2, इसको कह दिया स्टेज 3। ये यहां तक स्टेज 1 है, यहां तक स्टेज 2 है, इससे आगे स्टेज 3 शुरू हो जाती है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होती है, इसको हम कहते हैं स्टेज 1, इसको हम कहते हैं स्टेज 1। ठीक है, जितना मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ना, सिर्फ उतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने। अजम्पशन अभी मैं बताता हूँ, अजम्पशन सारों की एक जैसी है, अजम्पशन अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैंने अजम्पशन अभी खुद ही नहीं बताई। ठीक है, जितना नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा आप लोगों ने लिखना है। लॉ ऑफ रिटर्न मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी देखिए जरा, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता जा रहा है, जैसे यहाँ पर ही मैं एक और डायग्राम बनाने लगा हूँ, देखिए जरा। अगर इस साइड पर मैं इनपुट ले लूँ, इनपुट किसको कहते हैं? लेबर को। यहाँ पर भी लेबर ही है, इनपुट का मतलब लेबर ही है। इस साइड पर मैंने क्या लिखा था? मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट की बजाय मैं यहाँ पर वो मार्जिनल रेवेन्यू रख लेता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू रख लेता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, या आप एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एक ही बात है। मार्जिनल रेवेन्यू रख लिया हमने, तो मार्जिनल रेवेन्यू की भी 3 स्टेजेस ही बनेगी ना, मार्जिनल रेवेन्यू की भी तो 3 स्टेजेस ही बनेगी ना। ये देखें, इसको हम कहेंगे ये मार्जिनल रेवेन्यू, या चले मार्जिनल रेवेन्यू की बजाय ना इसको कह दें AP, एवरेज प्रोडक्शन। जो रिटर्न्स होते हैं ना, रिटर्न, रिटर्न किसको कहा जाता है? प्रोडक्शन को। रिटर्न किसको कहा जाता है? प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन देखें इंक्रीज कर रही है पहले, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रही है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। ये दोनों डायग्राम मैंने इकट्ठी क्यों बना दी है? ये बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कॉस्ट है। लॉ ऑफ रिटर्न में 3 चीजें आती हैं, लॉ ऑफ कॉस्ट में भी 3 चीजें आती हैं। अब एक चीज मुझे बताएं, अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग? अगर प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है तो कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसका मतलब है इसकी जो पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इसकी जो पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है? डिक्रीजिंग कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन एक दूसरे के उलट होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर इन प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कॉस्ट कम हो रही है। अगर ये कांस्टेंट है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट भी कांस्टेंट होगी। तीसरी स्टेज, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट क्या हो रही होगी? इसका मतलब है कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। क्या अब हम इसको ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है तो इन डिक्रीजिंग कॉस्ट होगी? और इसी तरह क्या हम ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग प्रोडक्शन है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी? पॉइंट क्लियर हुआ? डिक्रीजिंग कॉस्ट है, सॉरी डिक्रीजिंग प्रोडक्शन है
तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है। इसी तरह अगर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है तो डिक्रीजिंग कॉस्ट है। याद रहेगी बात, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है तो डिक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन है तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है। कांस्टेंट कांस्टेंट का फर्क कोई नहीं होता, वो दोनों सेम ही होते हैं, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं होता। ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली लॉज ऑफ रिटर्न यही होते हैं, और लॉज ऑफ कॉस्ट भी यही होते हैं। अगर हमें वेरिएबल प्रपोर्शन समझ आया तो हमें स्टेजेस भी समझ आती हैं, हमें स्टेजेस भी समझ आती हैं। अब ये देख लें लॉज ऑफ कॉस्ट, यही बताया हुआ ऊपर कि लॉज ऑफ कॉस्ट में तीन होती हैं, डिमिनिशिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है और कांस्टेंट होता है। फिर उसका टेबल बना दिया हुआ है। तो ये डी का मतलब क्या था, डिक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट कॉस्ट। और आई का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। डिक्रीजिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट और इंक्रीजिंग कॉस्ट, बेसिकली ये वही स्टेजेस हैं जो हमने वेरिएबल प्रपोर्शन में पढ़ी थी, लेकिन अब हमने उनको अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो लॉज ऑफ कॉस्ट है, अलग अलग प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो लॉज ऑफ रिटर्न है। अब देखिए इन दोनों को इकट्ठा एक दफा, टेबल, डायग्राम, डेफिनेशन, बस उसका देखें नीचे रिलेशन कोई नहीं है, दो लाइनों के बाद बात बताई हुई है कि एमसी में और रिटर्न में क्या रिलेशन होता है। तो इसलिए मैंने समझाने के लिए ऊपर ही बना दिया था रिटर्न वाला भी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि टेबल जितने भी हैं वो याद रखना पड़ेंगे। टेबल याद नहीं रखेंगे तो अपनी तरफ से गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो इसलिए बजाय कि आप लोग टेबल गलत करो, तो इसका हल ये है। चलें एक और तरीका बता देता हूँ टेबल को रटा मारने का तरीका। ये देखिए इस टेबल को याद रखने का तरीका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट याद करनी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट याद करनी है बस। ये देखें फिक्स कॉस्ट 100 रख लें, आउटपुट 1 2 3 रख लें, वेरिएबल कॉस्ट याद कर लें। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या करते जाना है, इन दोनों को जमा कर दें तो ये क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे एवरेज बनानी है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ाया था मैंने अभी, टोटल कॉस्ट ओवर यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो इसलिए सिर्फ टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको याद है, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको याद है तो सारा खुद ब खुद से ही बनता जाएगा। ठीक हो गया, एक कॉलम याद कर लें बाकी खुद ही बन जाएगा। कैलकुलेशन बस आपने करनी है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले याद है तो बाकी टेबल खुद ही बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछें। अभी तक हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया है, शॉर्ट रन, वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में ही होता है, लॉज ऑफ कॉस्ट और लॉज ऑफ रिटर्न। यूनिट का मतलब है लेबर, आउटपुट कह दे यूनिट्स कह दे उसका मतलब होता है लेबर। टेबल में यूनिट्स का मतलब है लेबर, या आउटपुट कह लें या यूनिट्स कह लें, एक ही बात है।
मार्जिनल कॉस्ट वाला दोबारा बता दूं? अच्छा पहले ये assumption पढ़ लें फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। ये assumption होती है, ये सबकी assumption सेम है। कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी ना बदले, एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, और तीसरी शर्त है पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, आप फैक्टर को कंबाइन कर सकते हो, फैक्टर को आप कंबाइन कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर्स है। यानी लेबर और कैपिटल को जोड़ रहे हो ना आप, या लेबर और लैंड को जोड़ रहे हो, तो कम्बिनेशन पॉसिबल होता है। ये तीन शर्तें हैं, कोई भी आ जाए, लॉज ऑफ कॉस्ट आ जाए, लॉज ऑफ रिटर्न आ जाए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आ जाए, इन तीनों की शर्तें सेम है, assumption सेम है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ पे टेबल किधर गया मार्जिनल कॉस्ट का, मैं कैलकुलेशन बता दूं आपको। ये देख लें, मैंने बच्चे ने कहा कि जी सर टेबल पे करके दिखा दें, तो देख लें बेटा, टेबल में आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक मिनट सॉरी स्किप हो गया पेज जी। इसमें देख लें मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, हम ये वाली बनाने लगे हैं 55। फॉर्मूला क्या था, चेंज पहली तो सेम होती है। अब देखें 155 से 199 195 में कितना चेंज आया, 40 का, तो अगले की कैसे आएगी 40। जैसे सी एफ नहीं निकालते थे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 195 से 230 में कितना चेंज आया, 35 का, तो अगली वैल्यू आ गई 35। 230 से 265 में कितना चेंज आया, 35 का। 265 से 310 का कितना चेंज आया, 45 का। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। एवरेज कैसे बनेगी देखें, 155 डिवाइडेड बाय 1, 195 डिवाइडेड बाय 2, 372 डिवाइडेड बाय 6, 820 डिवाइडेड बाय 10, तो इस तरह एवरेज बनती जाएगी। फॉर्मूला याद है तो फिर तो ये 2 मिनट की गेम है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फिर मसला कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चेंज इन क्यू 1 है, चेंज इन क्यू का मतलब है 1, देखो 1 से 2 में 1 का चेंज आ रहा है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है इसमें, उसका तो कोई काम ही नहीं है, डेल्टा क्यू 1 के बराबर है, डेल्टा क्यू 1 के बराबर है। ठीक हो गया बेटा। अब हम पढ़ने लगे हैं लॉन्ग रन। वेरिएबल कॉस्ट लेट कर सकते हैं, बिल्कुल लेट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आप लोगों ने तरतीब याद रखनी है ना बेटा, कि मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, वो आप खुद नहीं बना सकते। इसलिए तो कह रहा हूँ टेबल का रटा मार लें, वेरिएबल कॉस्ट का रटा मार लें, अपनी तरफ से वेरिएबल कॉस्ट लेंगे ना, याद करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो पहला यूनिट होता है वो सेम होता है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी से कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो पहला यूनिट सेम नहीं लिखते, पहला यूनिट हमेशा सेम लिखते हैं, अगले में चेंज मेजर करते हैं फिर। अच्छा अब हम पढ़ने लगे हैं लॉन्ग रन कॉस्ट। ये लॉन्ग रन कॉस्ट देख लें, दोनों का आ सकता है, रिटर्न के हिसाब से भी सवाल आ सकता है, कॉस्ट के हिसाब से भी सवाल आ सकता है, तो दोनों में से कौन सा आता है ये आप पे डिपेंड करता है, यानी आपकी पेपर पे डिपेंड करता है। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, रन के कितने कर्व्स पड़े थे, शॉर्ट रन कितने कर्व्स थे, शॉर्ट रन के कितने कर्व्स थे, 7। कौन कौन से, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, 7 थे। इसमें कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, इसमें वरा पड़ी नहीं है, इसमें सिर्फ 3 होते हैं, टोटल कॉस्ट, इसको लिखते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, और इसको कहते हैं LRTC। दूसरे नंबर पे इसमें ना तो फिक्स होती है ना वेरिएबल होती है, तो वो 4 कॉस्टें निकल गई। फिक्स कॉस्ट होगी तो एवरेज बनेगी ना, तो वो कॉस्ट निकल गई। वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं होती क्योंकि इसमें सारी वेरिएबल ही होती है, लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता, ये आपको बताया था मैंने, इसलिए सिर्फ एक ही होती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। दूसरी इसकी होती है एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट,
इसको कहते हैं LRAC। शॉर्ट रन के साथ एस का वर्ड नहीं लगता, लॉन्ग रन में जरूर लगता है, क्योंकि लॉन्ग रन में बताना पड़ता है यार ये लॉन्ग रन कर्व है। फिर होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसको कहते हैं LRMC। लॉन्ग रन इसमें 3 ही होती हैं, ये आसानी है वैसे इसमें। शॉर्ट रन में तो खप गए थे हम फॉर्मूला याद कर करके। इसमें 3 ही होती हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, बस। इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका भी फॉर्मूला होता है LRTC, सॉरी हाँ LRTC ओवर Q। ये किसका फॉर्मूला होता है? LRAC का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा LRTC ओवर डेल्टा Q। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं बस दो, टोटल 3 ही कॉस्टें होती हैं। मगर ये कॉस्टें किस तरह की होती हैं? सेम वैसे के वैसे। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पहले कैसे पड़ी थी? Q और इधर से टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन, तो ये LRTC होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स और वेरिएबल का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो नहीं ना होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही उस वक्त आता है जब फिक्स कॉस्ट आती है बीच में। तो ना वेरिएबल कॉस्ट है ना फिक्स कॉस्ट है, दोनों का चक्कर खत्म हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे बनाई थी, और एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने कैसे बनाई थी, याद होगा आपको। इधर यूनिट्स, इधर एवरेज कॉस्ट। मगर ये कौन सा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये वैसे ही बनेगा जैसे शॉर्ट रन में बनता है, LRAC। मार्जिनल कॉस्ट भी सेम वैसे ही बनेगा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ टोटल कॉस्ट का फर्क है। शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट थी ना वो ऊपर से शुरू होती है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। यहाँ पर वाई एक्सिस से शुरू नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ओरिजिन से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, इसलिए ये हमेशा ओरिजिन से शुरू होती है। ये जितनी भी कर्व होती हैं उसको क्या कहा था? यू शेप कहा था ना। एबीसी को और एसी को यू शेप कहा था। इसको कहते हैं एनवेलप शेप। ये एमसीक्यूज आता है, एनवेलप शेप, एनवेलप शेप। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात। इनवेलप शेप क्या होती है? अब जरा देखें इनवेलप शेप बुक से कैसे बनानी है, कैसे पता चलेगा। वापस आते हैं बुक में, ये है LRAC। LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये क्या होती है? इसके हवाले से देखें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बस इसमें ये याद रखना है कि अब आपने लिखना क्या क्या है। इस तरह मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वही लिखना है आपने। आपने अगर ये सवाल आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, तो सिर्फ आपने ये शुरू ही डायग्राम से करना है सवाल। डायग्राम बनानी है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपने ये सारे पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर नमाज का ब्रेक करते हैं। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में सिर्फ आपने डायग्राम बनानी, ये ऊपर कुछ भी नहीं करना, ये नहीं करना, पर डायग्राम है और नीचे उसके की पॉइंट्स हैं। अब ये, हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है, इसको कहते हैं इकोनॉमीज है, और जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है, इसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज है। अब ये इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं, ये उसने बताया। अब है इकोनॉमीज कहते हैं फायदे, जितने भी फायदे आपको मिल रहे होते हैं। डिस इकोनॉमीज कहते हैं
नुकसानात। आपको फायदे कौन कौन से मिलते हैं? टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, आपके कारोबार को फायदा होता है। अच्छा मैनेजर मिल जाए, तब भी कारोबार को फायदा होता है। ट्रेड आपकी बढ़ जाए, तब भी फायदा होता है। फाइनेंशियल, आपके पैसे ज्यादा मिल गए हैं, पैसे ज्यादा मिल गए हैं, ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तब भी आपको फायदा होता है। एक्सटर्नल, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ऐसी लगा दी है, गवर्नमेंट ने कहा यार सबको टैक्स माफ हो गया, तब भी आपको फायदा होता है। तो ये सारे फायदे हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल का मतलब होता है ये लॉन्ग रन में फायदे मिलते हैं, ये लॉन्ग रन में फायदे मिलेंगे। ये सब लिखने हैं, ये सब लिखने हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज मस्ट है, एमसीक्यूज मस्ट है, तो इसलिए ये लॉन्ग रन क्या होता है। हाँ एक चीज मैं और बता दूं, डिसइकोनॉमीज का मैंने बता दिया था। डिसइकोनॉमीज क्या होती हैं, ये पूरी बात लिखनी है। फैक्टर विच लीड टू ओवरऑल इंक्रीज इन यूनिट कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेज, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब कॉस्ट बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। कोई भी कारोबार नहीं चाहता कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाए, तो उसकी कॉस्ट बढ़ कैसे कैसे बढ़ सकती है? अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स ज्यादा दे दो, कोई भी इस तरह का काम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे डिस इकोनॉमीज हो गई हैं। कोई भी नागानी आफत आ गई है, जैसे कोविड आ गया, तो कोविड भी डिस इकोनॉमीज है, लॉन्ग रन में इसका नुकसान होता है। अब एक चीज मैं बता दूं, बच्चे ने सवाल पूछा है QMES क्या होता है, ये क्या है? QMES किसको कहते हैं? नीचे लिखा भी हुआ है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मिनिमम एफिशिएंट स्केल, आप मैक्सिमम यहां तक डिक्रीज कर सकते हो अपनी कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट यहां तक डिक्रीज हो सकती है, बस इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती। मैक्सिमम यहां तक कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है, उसके बाद डिक्रीज नहीं हो सकती। इसको कहते हैं QMES, क्वांटिटी ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ठीक हो गया? यहां तक देखें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी चीज की नहीं समझ आई तो बताएं। जी बेटा, नमाज का ब्रेक 10 मिनट का कर लेते हैं। 4:30 पर चलें, 4:30 तक, 4:30 तक वापस आ जाएं, 4:30 तक वापस आ जाए, नमाज नमाज पढ़ लें। फिर उसके बाद उतनी देर मैं जल्दी आ जाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ चीज़ें, आपके आने तक लिखी होंगी, तो आप नमाज पढ़ लें, मैं भी। तो इसमें कॉस्ट के हवाले से तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे अभी चलते, ये मैं बताने लगा था, बस ये पढ़ लें लास्ट लाइन। ये इनवेलप रिलेशन, लॉन्ग रन में इनवेलप रिलेशन होता है। ठीक है, ये रहने दे, ये नहीं करना डेरिवेशन, ये नहीं करनी। उसके बाद आप आए नमाज के बाद ब्रेक पे, तो फिर हम रेवेन्यू शुरू करते हैं, रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, 4:30 पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से।
लॉ ऑफ कॉस्ट में टेबल डायग्राम रिलेशन, जी टेबल डायग्राम और रिलेशन लिखना है। डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और इन्वेलप करना है। इन्वेलप का तो मैंने बताया बेटा, इन्वेलप शेप जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। एमसी वाला नहीं करना, एल आर एम सी की जो डेरिवेशन है वो नहीं करनी। एल आर ए सी की तो डेरिवेशन करनी है जिसमें आप छोटे छोटे शॉर्ट रन को ऐड कर लो। ये देखें, छोटे छोटे शॉर्ट रन को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ये छोटे छोटे शॉर्ट रन को मिला दें तो एक बड़ा सा आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। मगर ये इकोनॉमीज वाला जो सवाल है ना वो पिछले अटेम्प्ट में आ चुका हुआ है। ये वाला, ये इकोनॉमीज वाला सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है। ये पिछली अटेम्प्ट में सवाल आ चुका है इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए करवा रहा हूँ आपको, तो ये जरूर करना है। ये तो आ सकता है पेपर में, एल आर ए सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की डेरिवेशन क्या होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये छोटे छोटे शॉर्ट रन को मिला दें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन जाता है। ये रहने दें, ये नहीं करना आपने। रेवेन्यू के हवाले से बात करने लगे हैं। अब रेवेन्यू में तीन किस्में आती हैं। रेवेन्यू में तीन चीजें आती हैं। रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू में तीन चीजें आएंगी। पहले नंबर पे आता है टोटल रेवेन्यू, फिर आता है एवरेज रेवेन्यू, जैसे वो हमने लॉन्ग रन कॉस्ट है नहीं पढ़ी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेम उसी तरह ही है। इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई चक्कर नहीं होता। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? पी क्यू के। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? टी आर ओवर क्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है? यही फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने डेरिवेटिव में भी पढ़े थे, चैप्टर नंबर 8 में, मैथमेटिक्स क्यूएम। ठीक है, बचपन की बातें दोबारा याद करवा रहा हूँ आपको। तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ पर भी आप लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर भी पढ़ी हुई हैं सारी। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूले हैं रेवेन्यू वाले, बस फ़र्क है यहाँ पर डायग्राम नहीं बनी, तो डायग्राम भी हमने एक्सप्लेन करनी है। डायग्राम क्या होती है? टोटल रेवेन्यू की डायग्राम क्या होती है? अब ये टोटल रेवेन्यू दो किस्म का होता है। फॉर्मूले तो पता चल गया ना, तो आपने सिर्फ फॉर्मूले और डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से। अच्छा, अब ये टोटल रेवेन्यू जो है, ये जितने भी रेवेन्यू है ये दो किस्म के होते हैं। रेवेन्यू दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट मार्केट में, एक होते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में। अब ये परफेक्ट मार्केट क्या होती है? परफेक्ट मार्केट क्या होती है? परफेक्ट मार्केट में जो रेवेन्यू होता है वो इस तरह का होता है, क्यू, इसमें रेवेन्यू आएगा और इसमें सारे रेवेन्यू बराबर होते हैं। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। इम्परफेक्ट में क्यू, रेवेन्यू, इसमें फर्क होता है। ये टोटल, ये टोटल रेवेन्यू है, सॉरी एवरेज रेवेन्यू है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू। इन दोनों में फर्क होता है। परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है पहले तो ये समझें। परफेक्ट मार्केट कह लें, परफेक्ट कंपटीशन कह लें। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है जहां पर जितनी भी चीजें हैं वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस। यहाँ पर जितनी भी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। क्या? जितनी भी फर्म्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? फर्म्स आर प्राइस टेकर। सारी की सारी फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं। इसमें जितनी भी फर्म्स होती हैं वो प्राइस
मेकर होती हैं, कीमत खुद डिसाइड करती हैं। जब कीमत खुद डिसाइड करेंगे तो इसका मतलब है उसमें वेरिएशन आएगी, उसमें तब्दीली आ सकती है। लेकिन अगर कीमत खुद डिसाइड नहीं करनी, टेकर का मतलब होता है कबूल करना। जब कीमत को कबूल कर रहे हैं, आपकी कीमत कहाँ से कबूल करेंगे? आप देख लें, मुर्गी का जो रेट होता है डेली बेसिस पर, सुबह सुबह उनको एक नर्फनामा आता है, रेट आता है, उस रेट पर सारा दिन उन्होंने जो मुर्गी है वो सेल करनी होती है। इसी तरह सब्जी का रेट, फ्रूट का रेट डेली बेस पर आता है। तो ये रेट खुद नहीं आता, ये बेसिकली मार्केट फोर्सेस का रेट होता है। आप देख लें कभी भी चिकन की जो मार्केट है, सैटरडे वीकेंड पे उसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वीकेंड पे उसको ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और नॉर्मल रूटीन में जैसे ट्यूसडे थर्सडे तक उसका जो रेट है वो कम होगा। ये रेट कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से लोग सेट करते हैं, और ये कमेटियां बैठी हुई हैं। वो कमेटी हर दिन का रेट नया निकाल के, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, वो रेट निकाल के जितने भी डीलर हैं उनको भेज देती है। आप देख लें डेली बेसिस पर उनका रेट आ रहा होता है। चिकन के रेट की बात कर लें, फ्रूट के रेट की बात कर लें, वेजिटेबल रेट की बात कर लें, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पेरिशेबल गुड्स हैं, वो सारी की सारी परफेक्ट मार्केट में आती हैं। क्यों? उनका रेट फिक्स होता है। इसलिए कहा जाता है फर्म्स आर प्राइस टेकर। जो कीमत होती है लोग उसको कबूल करते हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट मार्केट। और जहां पर कीमत खुद सेट करनी हो उसको कहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। क्लियर है? याद रहेगी बात। अब इसी चीज को मैं बुक से समझाने लगा हूं, इसी चीज को मैं बुक से समझाने लगा हूं। ये है परफेक्ट कंपटीशन, ये है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व आपस में बराबर होते हैं। हाँ, एक पॉइंट रह गया। बेसिकली एमआर और एआर, एवरेज रेवेन्यू को ना, एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व भी कहते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट को सप्लाई कर्व कहते हैं। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में उसने पूछी नहीं है बार बार कि डिमांड कर्व कौन सी होती है। एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व कहते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट को सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? यहाँ पर आ जाते हैं। ये उसने बात लिखी हुई है कि ये जो एवरेज रेवेन्यू है, एक मिनट सॉरी, ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये सेम होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये डिफरेंट होता है, ए आर और एम आर में फर्क होता है। उसका उसने टेबल भी बनाया हुआ है। यहाँ पर कीमतें बराबर नहीं होती, ए आर और एम आर का फर्क होता है, इसलिए ए आर और एम आर डिफरेंट होते हैं। किसमें? ए आर और एम आर डिफरेंट होते हैं किसमें? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो देखें, ए आर और एम आर का फर्क है यहाँ पे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने कीमतें कबूल करनी होती हैं। ठीक हो गया बेटा? याद रहेगी बात। यहां तक कोई मसला है तो पूछें, यहां तक कोई मसला है तो पूछें। इसका टेबल याद करना है, बिल्कुल टेबल याद करना है। ब्रेक के बाद मैंने यही बताया, रेवेन्यू कितने किस्म का होता है? 3 किस्म का रेवेन्यू होता है। ठीक है, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू, एक होता है टोटल रेवेन्यू, और एक होता है एवरेज रेवेन्यू। उनके फॉर्मूले लिखे हैं बस। ठीक है, जो प्राइस डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है ना वो और चीज़ है। हम कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई की मदद से जो कीमत फिक्स होती है वो परफेक्ट कंपटीशन में है। डिमांड और सप्लाई की मदद से जो कीमत फिक्स होती है वो परफेक्ट कंपटीशन में होती है। ठीक हो गया? याद रहेगी बात। इसमें कोई मसला है तो पूछें। ये टेबल सिर्फ इम्परफेक्ट के लिए है, परफेक्ट का टेबल नहीं बना हुआ। ये देखें, परफेक्ट का टेबल कहीं नहीं बना हुआ, उसकी सिर्फ डायग्राम है। ये सारा इम्परफेक्ट के लिए है टेबल, और ये जो डायग्राम है ये इम्परफेक्ट की है। परफेक्ट वाली टेबल कोई नहीं बना हुआ। ठीक है, अब आ जाएं, मैं एक दफ़ा सारा ओवरव्यू कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, वो देख लें ज़रा। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी
बुक से कितना करना है बताता हूँ। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कॉस्ट का। कॉस्ट में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? कॉस्ट में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? दो चीजों का डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम लोगों ने दो काम करने हैं, डेफिनेशन और इसकी एक एग्जांपल, बस। ये भी बताता जाता हूँ ना लिखना क्या क्या है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बाद फिर एक डिफरेंस देखा था, उसका शॉर्ट रन टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के लिहाज से हमने देखा 3 किस्में होती हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है वेरी लॉन्ग रन। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने टाइप्स पढ़ी किसकी, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। अब ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कितनी थी, 7 पड़ी थी। टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट कह दें, एवरेज टोटल कॉस्ट कह दें। फिर हमने पढ़ी टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर हमने पढ़ी एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर हमने पढ़ी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और साथ में हम लोगों ने पढ़ी थी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें सारों में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक हमने देखी थी डेफिनेशन, एक हमने देखी था फॉर्मूला अगर किसी का फॉर्मूला है, फिर हम लोगों ने देखी है इनकी डायग्राम। ये 3 चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं शॉर्ट रन में। फिर हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट रन के लॉज किए, 3 कवानीन थे उसमें शॉर्ट रन में, कौन कौन से, वेरिएबल प्रपोर्शन, दूसरे नंबर पे वो था लॉज ऑफ रिटर्न, तीसरे नंबर पे था लॉज ऑफ कॉस्ट। फिर हम आ गए लॉन्ग रन पे, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स कौन कौन सी थी, इसमें हमने 3 बातें पढ़ी हैं। पहले नंबर पे हमने डेफिनेशन देखी है और उनके फॉर्मूले देखे, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में हम लोगों ने वो पढ़ा था LRAC, इसमें दो चीज़ें थी, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स किसकी, इकोनॉमीज की एग्जाम्पल क्या होती हैं, एग्जाम्पल कह दें या टाइप्स कह दें एक ही बात है, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। फिर हम लोगों ने देखा डेरिवेशन किसकी, LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को डेराइव कैसे किया था। मार्जिनल कॉस्ट की डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल हम लोगों ने कॉस्ट वाले पोर्शन से इतना डिस्कस किया, कॉस्ट वाले पोर्शन से हम लोगों ने इतना डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने अगली एक चीज़ शुरू की है जिसमें हमने पढ़ा, ये दूसरा हिस्सा था उसका, रेवेन्यू। रेवेन्यू में 3 ही होते हैं बस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें भी डेफिनेशन, फॉर्मूला, ठीक है, डेफिनेशन फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट फिर हमने देखी है इसकी डायग्राम। डायग्राम दो किस्म की हमने पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है परफेक्ट कंपटीशन में, एक हमने पढ़ी है इम्परफेक्ट कंपटीशन में।
टोटल ये डायग्राम्स हैं, ये सिलेबस अभी तक हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 से। कॉस्ट, रेवेन्यू, कॉस्ट में कितना हिस्सा किया, रेवेन्यू में हम लोगों ने कितना हिस्सा किया। तो चैप्टर 5 का ये एक एनालिसिस है, इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं चैप्टर 5 से। ठीक है, अब इसमें नोट्स मैंने किस किस के दिए हैं, इसमें नोट्स मैंने किस किस के दिए हैं, सिर्फ इन टॉपिक्स के नोट्स दिए हैं, ये है और ये है, बस। बाकी सारा आपने बुक से करना है, और जो जो करना है वो मैंने बता दिया। फॉर्मूला करना है, डायग्राम करनी है, डेफिनेशन करनी है, डायग्राम करनी है, जो जो करना है वो मैंने बुक से मेंशन कर दिया। ये चीजें उसके अंदर से आपने करनी है बस। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। डेरिवेशन कहाँ है, डायग्राम कौन सी डेरिवेशन, LRAC की डेरिवेशन? अच्छा, अब आ जाए जरा बुक पे, अब जरा बुक पर आ जाए। बुक में डेरिवेशन कहाँ पर है? ये बुक नहीं खोली हुई, ये बुक नहीं है। ओके 30, ये बेटा डेरिवेशन है, ये लिखा भी हुआ है, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी सिर्फ डायग्राम है और डायग्राम के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है बस। ठीक है, बुक से भी एक दफा देख लें। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 5 का, कुछ हिस्सा कल किया था, थोड़ा सा हिस्सा हमने आज किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, डेफिनेशन, डायग्राम, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डेफिनेशन सिर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। वेरी लॉन्ग रन सबकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट किस कितनी होती हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, डेफिनेशन, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फॉर्मूला। ये करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना, इस तरह की एग्जाम्पल नहीं करनी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, वैसे ही आपको बता दिया था। ये भी करने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन होता है, ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल। ये करनी है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी करनी है। एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस थी और एक सिंपल वाली जो थी वो डायग्राम थी। मार्जिन कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ये नहीं करना, एग्जाम्पल। मार्जिन कॉस्ट कर्व क्या होता है, यू शेप होता है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये करना है। ये सारी इलस्ट्रेशन तो बड़ी टाइम से समझाई है। लॉज ऑफ कॉस्ट ये नोट से करने हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं है, नोट्स में डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद वेरिएबल प्रपोर्शन, ये सारा नोट से करना है, ये बुक से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग रन ये फिर किया हमने, डायग्राम किया, फिर ये डेरिवेशन किया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। इनवेलप शेप क्या होता है, ये मैंने कहा नहीं करना। फिर आ जाते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तीन किस्म का आपने पढ़ा है, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, तो ये नहीं करना, बस ये देख लें परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम क्या होती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये इसमें पढ़ लीजिएगा एक दफा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, इसका टेबल और इसकी डायग्राम। यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया है, ये हमने कल यहाँ से डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो एक दफा मैंने बुक से भी करवा दिया है, एक दफा ओवरव्यू भी दे दिया है। मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछें। LRAC की डेरिवेशन की सिर्फ डायग्राम बनानी है और कुछ नहीं करना। रिपीट क्या करना था बेटा? अच्छा सारा ठीक है, वो कर दिया मैंने। LRAC की सिर्फ डेरिवेशन की डायग्राम बनानी है और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बस 1 से 2 में, 1 से 2 लाइनों की बस। ठीक है बेटा, फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग 3 to 5 ही है अभी तक, तो यही है। फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 3 to 5 ही है अभी तक। अगर इससे पहले कुछ रूम अवेलेबल हुआ तो वो देख लेंगे कोई, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल में ना वो SOPs को फॉलो करना पड़ता है ना। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास बुलानी पड़ती है। दूसरे नंबर पे फिर आपको एक चेयर पे गैप से बढ़ाना पड़ता है, तो इसका मतलब है जो क्लास 60 बच्चों की है वहां पर हम 30 स्टूडेंट बिठा सकते हैं।
तो वो बहरहाल अभी बेशुमार इश्यूज हैं उसके, तो आपको यकम को पहले अपडेट कर देंगे हम लोग। आपकी क्लासेस फिजिकल है, कंफर्म है, ठीक है। ऑनलाइन भी उसके साथ चलेगा, फिजिकल भी है, तो फिजिकल कोशिश करें पढ़ने आए, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं अभी। तो फिजिकल जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको आइडिया नहीं होना कि पेपर में पास कैसे होना है। बाकी बच्चों की तो चलो फिर भी खैर है, उन्होंने कैफ में कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उनको आइडिया है कि पेपर में अपीयर कैसे होना है। आप लोगों के लिए फिजिकल बहुत जरूरी है। तो खैर ऑनलाइन भी अवेलेबल है साथ साथ, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। हाँ जी, 5-6 लाइनों की एक्सप्लेनेशन एनफ है। 30 को ऑफ रख लें। नहीं बेटा, ऑफ शॉफ नहीं रखना। दानियाल, पहली दफा ही तूने कोई बात की यार, वो भी छुट्टी की बात की है, क्या हो गया यार, पढ़ने की बातें करते हैं हम लोग। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज। मंडे को चैप्टर 4 का टेस्ट है, रिवाइज करवा दूं। मंडे को चैप्टर 4 का टेस्ट है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।